स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। हमारा हिंदी पेडागोजी का 6 टॉपिक चल रहा था, भाषा कौशल। तो वो हमारा थोड़ा ही हो पाया था, तो मैंने बोला था कि मैं थोड़ा थोड़ा कराऊंगी क्योंकि ये काफ़ी लंबा टॉपिक है। तो इसीलिए हमारा आज भी 6 टॉपिक चलेगा हिंदी पेडागोजी का, तो हम करा रहे थे। ये है आज का हमारा वाचन पठन कौशल की शिक्षण विधियाँ। आइए देखते हैं इसमें क्या है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में ये शिक्षण विधियां आ सकती हैं, ये देख लीजिएगा कौन कौन सी शिक्षण विधियां हैं। वाचन पठन कौशल की शिक्षण विधियां, ये है शब्द तत्व पर आधारित विधियां। ठीक है, ये शब्द और तत्व पर आधारित विधियां हैं। कौन कौन सी हैं ये? वर्णबोध विधि। इस विधि में पहले छात्रों को वर्णों का ज्ञान कराया जाता है। वर्णों में भी स्वर पहले और व्यंजन बाद में सिखाए जाएं, फिर मात्राओं का ज्ञान कराया जाए। मात्राओं के उपरांत संयुक्ताक्षरों की जानकारी दी जाए। यह विधि मनोवैज्ञानिक नहीं है। इसका आधार यह है कि जब बालक को अक्षर ज्ञान नहीं होगा तब तक वह उच्चारण या वाचन नहीं सीख सकता। देखिए, ये जो वर्णबोध विधि है, शब्द तत्व पर आधारित जो पहली विधि है इसके अंतर्गत वर्णबोध विधि, तो इसमें शब्दों का ज्ञान होना अनिवार्य है। अगर उन्हें छात्रों को शब्दों का ज्ञान नहीं होगा या व्यंजन का ज्ञान नहीं होगा तो वे यह नहीं पढ़ पाएंगे या नहीं कर पाएंगे ये विधि। आगे ध्वनि साम्य विधि, ये दूसरी विधि है। वाचन पठन कौशल की शिक्षण विधियों में दूसरी विधि है। यह विधि वर्णबोध विधि का संशोधित रूप है। इसमें समान उच्चारण वाले शब्दों के साथ साथ सिखाया जाए। ठीक है, ये ध्वनि साम्य विधि ये क्या है? वर्णबोध विधि की को संशोधित करके बनाया, मतलब संशोधित रूप है, इसमें सुधार किया गया है। आगे है स्वरोच्चारण विधि। इस विधि में अक्षरों एवं शब्दों को उनकी स्वर ध्वनि के अनुसार पढ़ाया जाता है। इसमें 12 खड़ी को आधार माना जाता है। 12 खड़ी का क्या मतलब है? जैसे कि ये है का कू के होते हैं, उसी को कहते हैं 12 खड़ी। ये देखिए, का की कू के कै को। ठीक है, ये सारी क्या है? 12 खड़ी। इसमें स्वर के बिना व्यंजन नहीं सिखा सकते। यह विधि प्रगतिशील एवं मनोवैज्ञानिक नहीं है। आगे है अर्थ ग्रहण पर आधारित विधियां। देखो और कहो विधि। देखिए, जो अभी तक हमने पढ़ी थी वो थी वाचन पठन कौशल की शिक्षण विधियां, जो कि शब्द तत्व पर आधारित थी। और इसी का दूसरा पार्ट समझ लीजिए आप, अर्थ ग्रहण करने पर आधारित विधियां। तो इसका पहला क्या है? देखो और कहो विधि। ये तो जानते ही होंगे आप, फिर भी बता देती हूँ। इस विधि में शब्द से संबंधित वस्तु या चित्र दिखाकर पहले शब्द का ज्ञान कराया जाता है। चित्र के नीचे वस्तु का नाम लिखा होता है। चित्र परिचित होने के कारण बच्चे आसानी से शब्द से साहचर्य स्थापित कर लेते हैं। अध्यापक का अनुकरण करते हुए बच्चे शब्द का उच्चारण करते हैं। कई बार देखने, सुनने और बोलने से वर्णों के चित्र मस्तिष्क पर अंकित हो जाते हैं। यह विधि मनोवैज्ञानिक है। इसमें पूर्ण से अंश की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर और सरल से जटिल की ओर आदि शिक्षण सूत्रों का पालन होता है। इस विधि में सभी शब्दों के चित्र उपस्थित करना असंभव है। बच्चे चित्र से साहचर्य स्थापित कर लेते हैं। चित्र के अभाव में शब्द पढ़ना कठिन हो जाता है। देखिए, इस विधि में क्या होता है, बच्चों को चित्र दिखाए जाते हैं या कोई भी मॉडल दिखाया जाता है और उसको दिखाकर उसका नाम पूछा जाता है, उसके बारे में पूछा जाता है। लेकिन अगर आपके पास दिखाने के लिए चित्र नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप बच्चों को नहीं सिखा सकते। और ये जो देखो और कहो विधि क्या है? ये पूर्ण से अंश की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर तथा सरल से जटिल की ओर आदि शिक्षण का सूत्रों का पालन होता है इस विधि में। ये ध्यान रखिएगा कि इसमें क्या होता है। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है। अर्थ ग्रहण पर आधारित विधियां, तो पहली ये देखो और कहो विधि, दूसरी है वाक्य विधि। इसके अंतर्गत क्या आता है? इस मत के प्रतिपादकों का मत है कि बालक वाक्य या वाक्यांशों में बोलता है। इसकी इकाई वाक्य है, शब्द नहीं। इसीलिए प्रारंभ से ही बालकों को वाक्यों से ही वाचन शुरू करना चाहिए।
कराना चाहिए। यह विधि मनोवैज्ञानिक है। पहले वाक्य, फिर शब्द, फिर वर्ण, इस क्रम से बच्चों को वाचन का अभ्यास कराया जाता है। ये जो वाक्य विधि है, इसमें बच्चों को वाक्य या वाक्यांशों को बुलवाया जाता है। पहले उन्हें शब्दों की जानकारी दी जाती है, फिर सबसे पहले वर्णों की, फिर शब्दों की, फिर वाक्यों की। और ये एक मनोवैज्ञानिक विधि है। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। कहानी विधि, इस विधि में छोटे छोटे वाक्यों में से निर्मित कहानी चार्ट व चित्रों के माध्यम से बच्चों के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। शिक्षक इस कहानी को कक्षा में कहता है। इसके बाद शिक्षक कहानी को श्याम पट पर लिखता है, वह वाचन कराता है। विद्यार्थी शिक्षक का अनुकरण करते हैं। वाक्य के विश्लेषण के माध्यम से छात्र शब्द एवं वर्णों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। यह विधि वाक्य विधि का परिष्कृत रूप है। ये कहानी विधि जो होती है, इसमें कहानी को वो छोटे छोटे वाक्यों में निर्मित करता है, फिर चार्टों या चित्रों के माध्यम से बच्चों के सामने उसे प्रस्तुत करता है। और शिक्षक इस कहानी को कक्षा में कहता है। इसके बाद शिक्षक कहानी को श्याम पट यानी कि ब्लैक बोर्ड, अब वाइट बोर्ड भी होते हैं, उन पर लिखता है, वह वाचन कराता है यानी कि पढ़वाता है। विद्यार्थी शिक्षक का अनुकरण करते हैं, यानी कि जो शिक्षक बोलता है उसी के साथ साथ वही बोलते हैं। वाक्य के विश्लेषण के माध्यम से छात्र शब्द एवं वर्णों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। ठीक है, यह वाक्य विधि का परिष्कृत रूप है। ठीक है, आगे है अनुकरण विधि। ये किसकी चल रही है? अर्थ ग्रहण पर आधारित विधियां हैं ये। उसके बाद है अनुकरण विधि। ये जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि शिक्षक के साथ साथ दोहराने वाली विधि। यह विधि देखो और कहो विधि का दूसरा स्वरूप है। इसमें अध्यापक एक एक शब्द बालकों के समक्ष कहता है और छात्र उसे दोहराते हुए अनुकरण करते हैं। इस प्रकार छात्र शब्द ध्वनि का उच्चारण एवं वाचन सीखते हैं। ठीक है, ये उसी का दूसरा रूप है, देखो और कहो विधि का। आगे संपर्क विधि। इस विधि का प्रचार मॉन्टेसरी ने किया था। इसमें पहले बालकों की चित्र, खिलौने, वस्तुओं आदि से परिचित कराते हैं। उनके आगे उन वस्तुओं के कार्ड रखते हैं, फिर कार्डों को आपस में मिला देते हैं और बच्चों को कहा जाता है जो कार्ड जिस वस्तु से संपर्क रखते हैं उसके आगे पुनः रखते हैं। इस संपर्क प्रणाली के अभ्यास से धीरे धीरे छात्र शब्द व वर्ण से परिचित हो जाते हैं। संपर्क विधि, ये शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है कि संपर्क विधि का प्रचार किसने किया था? तो ये मॉन्टेसरी ने किया था। इसमें पहले बालकों को क्या दिखाया जाता है? चित्र, खिलौने या उससे परिचित वस्तुएं। उनके आगे वस्तुओं के कार्ड रख दिए जाते हैं, सारे मिला दिए जाते हैं। उसके बाद बच्चों से कहा जाता है कि यह आप उन्हीं से जिससे ये संपर्क रखते हैं उसी के सामने रखो या उसके पास रखो। ठीक है, तो इससे क्या होता है, बच्चों के इस प्रणाली इसको करने से, बार बार करने से बच्चों के उसमें बच्चे शब्द व वर्ण से परिचित हो जाते हैं, वो पहचानना सीख जाते हैं कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, आगे वाचन पठन संबंधी सामग्री, वाचन पठन संबंधी त्रुटियां। इसके क्या हैं? इसमें से भी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि क्या त्रुटियां हैं वाचन पठन संबंधी। तो ये देखिए, पहले है अटक अटक कर पढ़ना। वाचन के समय अनुचित मुद्रा, पुस्तक को आंखों के सन्निकट या दूर रखना, अशुद्ध उच्चारण, वाचन में गति का ना होना, दृष्टि दोष से अक्षरों का ठीक दिखाई न देना, पाठ्य सामग्री का कठिन होना, अक्षर या संयुक्ताक्षरों संबंधी त्रुटियां, भावानुकूल आरोह अवरोह का अभाव, वाचन संबंधी मार्गदर्शन का अभाव, अध्यापक का व्यवहार। तो इसमें ये समझ आई गई होंगी। बाकी जो ना समझ आया वो बता दीजिएगा, एक्सप्लेन कर दूंगी। आगे बढ़ते हैं। वाचन पठन संबंधी दोषों का निवारण। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है कि वाचन पठन संबंधी दोषों का निवारण क्या क्या है। तो देखिए, जितनी बार हम वाचन या पठन करेंगे उतना ही उतने ही अभ्यास करने से हमें और ज़्यादा उसमें निपुणता आएगी। और हमें वातावरण परिवर्तन करने से भी होता है। आगे देखते हैं, चलिए। इसमें आवृत्ति पुनरावृत्ति, इसका अभिप्राय यह है कि बार बार आवृत्ति या पुनरावृत्ति के माध्यम से अभ्यास कराकर
उच्चारण संबंधी दोषों का निवारण किया जा सकता है। देखिए यही अभी मैंने बताया था कि बार बार अभ्यास करने से निपुणता आती है। ठीक है। वातावरण परिवर्तन, बच्चों को सिखाई जाने वाली भाषा हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध करवाकर पठन संबंधी दोषों का निवारण किया जा सकता है। बच्चों को ऐसा माहौल दिया जाए, ऐसा वातावरण दिया जाए कि बच्चों को कोई दिक्कत ना हो, कोई भी उन्हें डिस्टर्बेंस ना हो और उन्हें पढ़ने में आसानी हो। चिकित्सा विधि, यदि किसी अंग में कोई खराबी के कारण, भय, घबराहट आदि के कारण बच्चों में वाचन संबंधी कठिनाई हो तो उसे चिकित्सकों की मदद से दूर किया जाता है। वही चीज़ है कि बच्चे को सही से सुनाई नहीं दे रहा है तो उसके लिए मशीन होती कान में लगाने की। बच्चे बोल नहीं पाते हैं तो उन्हें बोलने के लिए प्रैक्टिस कराई जाती है। और बच्चों को दिखाई नहीं दे रहा है तो उसका भी निवारण किया जाता है चश्मा लगा के, या और भी हैं। तो वही चीज़ है, अगर बच्चे को ढंग से दिखाई नहीं देगा, सुनाई नहीं देगा या वो बोल नहीं पाएगा तो उसका कॉन्फिडेंस भी लूज़ हो जाता है। तो उसी का उपचार करके उनको और ज़्यादा उनके दोषों का निवारण किया जा सकता है। चौथा है छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल पाठ्य सामग्री का चुनाव। देखिए हर बच्चे का एक क्षमता होती है और वो सबकी अलग अलग होती है। तो बच्चों के हिसाब से ही, उनकी क्षमता के हिसाब से ही हमें पाठ्य सामग्री का चुनाव करना चाहिए। बच्चों के पठन संबंधी दोषों का निवारण तभी संभव है जब छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल पाठ्य सामग्री का चुनाव किया जाए। आगे है वाचन के प्रकार। वाचन के 2 प्रकार हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। पहला है सस्वर वाचन और दूसरा है मौन वाचन। सस्वर वाचन, स्वर सहित पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करने को सस्वर वाचन कहा जाता है। यह वाचन की प्रारंभिक अवस्था होती है। वर्णमाला के लिपिबद्ध वर्णों की पहचान सस्वर वाचन के द्वारा कराई जाती है। सस्वर वाचन का मतलब क्या है? बोल के पढ़ना। जो बोल के पढ़ते हैं उसे कहते हैं सस्वर वाचन। ठीक है। सस्वर वाचन में ध्यान रखने योग्य बातें हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं, ऊपर भी बन रहा है कि सस्वर वाचन क्या होता है। तो स्वर सहित पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करने को सस्वर वाचन कहते हैं। ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है और ये भी सस्वर वाचन में ध्यान रखने योग्य बातें हैं। क्या है? पहले सस्वर वाचन भावानुकूल करना चाहिए। सस्वर वाचन आदि करते समय विराम चिन्हों का ध्यान रखना चाहिए। सस्वर वाचन करते समय शुद्धता एवं स्पष्टता का ध्यान रखना चाहिए। स्वर में यथासंभव स्थानीय बोलियों का पुट नहीं होना चाहिए। सस्वर वाचन में आत्मविश्वास का होना आवश्यक है। ये इसके सारे ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि भावानुकूल होना चाहिए, क्या लिखा है उसके भाव आने चाहिए। ठीक है। जहाँ जैसे कहते हैं वीर रस की कविता पढ़ रहे हैं तो वीर रस आना चाहिए हमारे बोलने में। करुण रस है तो उसी हिसाब से भाव आने चाहिए। आगे विराम चिन्हों का ये पता होना चाहिए कि कहाँ रुकना है, कहाँ पढ़ते जाना है। ऐसे नहीं कि पढ़ते चले जा रहे हैं, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। शुद्धता होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए, यानी कि शब्दों को सही से पढ़ना चाहिए। स्थानीय बोलियों का पुट नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम जहाँ रहते हैं वहीं की बोली बोलते हैं तो पढ़ने में वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। जो लिखा है हमें वही पढ़ना चाहिए। आत्मविश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। आत्मविश्वास नहीं होगा तो हम पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है। सस्वर वाचन में गुण, ये शॉर्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा क्या क्या गुण होने चाहिए। शुद्ध उच्चारण, उचित लय एवं गति, उचित हाव भाव, स्वर माधुर्य, अंग संचालन, अर्थ प्रतीति, स्वर में रसात्मकता, वाचन की मुद्रा, उचित ध्वनि निर्गम, उचित बल विराम, उचित वाचन मुद्रा, प्रभावोत्पादकता, स्वाभाविकता। ठीक है। ये सारे इसके गुण हैं किसके? सस्वर वाचन के। ये आ सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। आदर्श वाचन, जैसा कि मैंने, आदर्श वाचन क्या होता है? जो टीचर पढ़ता है, जो टीचर क्लास में पढ़ता है उसे आदर्श वाचन कहते हैं। ठीक है। और अनुकरण वाचन क्या होता है? जो टीचर के साथ साथ छात्र पढ़ते हैं, जो उसका अनुकरण करते हैं। जो टीचर बोलता है वही छात्र भी बोलते हैं, उसे कहते हैं अनुकरण वाचन। आप लोगों ने अगर बीएड करी होगी तो तभी ये तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ये सब पढ़ाया होगा आप लोग को, आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन। आदर्श वाचन ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है।
जब अध्यापक कक्षा में छात्रों के समक्ष स्वयं वाचन प्रस्तुत करता है उसे आदर्श वाचन कहते हैं। अध्यापक अपने वाचन को गति, यति, आरोह, अवरोह, स्वराघात व बलाघात को ध्यान में रखकर कक्षा में प्रस्तुत करता है। ये देखिए, ये आदर्श वाचन में टीचर के बारे में दिया हुआ है कि वह अपने वाचन में क्या क्या रखता है। गति होनी चाहिए, यति होनी चाहिए, आरोह अवरोह मैंने बताया था, स्वराघात बलाघात भी बताया था मैंने कि अपने शब्दों को जहाँ बल देकर बोलना, ये सब, और उतार चढ़ाव, ये सब बताया था। तो ये आगे ग्रामर में भी कराऊंगी, तो ये वही चीज़ है। आगे है अनुकरण वाचन। आदर्श वाचन के पश्चात छात्रों द्वारा कक्षा में अनुकरण वाचन किया जाता है। अनुकरण वाचन के निम्न उद्देश्य हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है कि अनुकरण वाचन कब किया जाता है, तो शिक्षक के बाद किया जाता है। और इसके क्या है, ये अनुकरण वाचन के उद्देश्य। पहला है शिक्षक द्वारा किए गए आदर्श वाचन का अनुकरण करना। दूसरा है उच्चारण को शुद्ध बनाना। वाचन में गति एवं प्रवाह का ध्यान रखना। वाचन करते समय अर्थ ग्रहण की योग्यता का विकास करना। पाठ के भावानुसार वाचन पैदा करने की क्षमता विकसित करना तथा वीर रस की शिक्षण सामग्री का वाचन ओजपूर्ण एवं उच्च स्वर से, श्रृंगार रस शिक्षण का वाचन स्नेहयुक्त एवं मधुर स्वर से, करुण रस से, द्रयार्ध स्वर से, भक्ति रस का शांत रस, एक सेकंड, ये क्या है, शांत एवं गंभीर स्वर से वाचन करना। ये सब अभी मैंने बताया था कि जहाँ वीर रस की ज़रूरत है वहाँ आप करुण रस से पढ़ रहे हैं ना, तो ये सब जरूरी है कि वहाँ पे वही चीज़ आनी चाहिए, जैसा उसमें भाव है वही भाव हमारे वाचन में भी आना चाहिए। ठीक है, आगे है वाचनकर्ता के अनुसार पुनः सस्वर वाचन का विभाजन। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि वाचनकर्ता के अनुसार पुनः सस्वर वाचन का विभाजन कैसे होगा या कितने प्रकार का है। तो ये पहला है वैयक्तिक वाचन और दूसरा है सामूहिक वाचन। वैयक्तिक वाचन में क्या है कि एक व्यक्ति जो खुद करता है, और ये सामूहिक जो 2 से ज़्यादा लोग होते हैं। तो पहले देखते हैं वैयक्तिक वाचन। वैयक्तिक वाचन क्या है, एक व्यक्ति द्वारा आवाज किए जाने वाले सस्वर वाचन को व्यक्तिगत वाचन कहते हैं। जो खुद पढ़ता है व्यक्ति और आवाज करके पढ़ता है वो वैयक्तिक वाचन होता है। माध्यमिक कक्षाओं में वाचन प्राय वैयक्तिक ढंग से होता है। शिक्षक सुनकर छात्रों के उच्चारण संबंधी त्रुटियों का निवारण करता है। इस विधि में वाचन दोषों का निदान सरलता से हो जाता है और उपचारात्मक शिक्षण के लिए व्यक्तिगत ध्यान देने में शिक्षक को सरलता होती है। ठीक है, आगे सामूहिक वाचन 2 या 2 से अधिक छात्रों द्वारा आवाज सहित किए जाने वाले वाचन को सामूहिक वाचन कहते हैं। इस वाचन से बच्चों छात्रों की झिझक दूर होती है, उनमें मौखिक अभिव्यक्ति के लिए आत्मविश्वास संचार पैदा होता है। सामूहिक वाचन 13-14 वर्ष की आयु के बालकों के लिए ही किया जाए। छात्रों की संख्या बहुत अधिक ना हो ताकि पड़ोसी कक्षा की शांति भंग ना हो जाए। ये सामूहिक वाचन जो है ये 2 या 2 से ज़्यादा बच्चे से कराया जाता है और उसमें उनकी झिझक दूर होती है, उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और ये 13-14 वर्ष के बालकों के लिए किया जाता है। और ज़्यादा बच्चे हों तो ये नहीं कराना चाहिए क्योंकि दूसरे लोग भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। आगे है मौन वाचन। मौन का मतलब वही मन में पढ़ना। लिखित सामग्री को चुपचाप बिना आवाज़ निकाले पढ़ना मौन वाचन कहलाता है। मौन वाचन क्या कहलाता है ये वैसे सब जानते ही होंगे, लेकिन शॉर्ट में आ जाता है कभी कभी। मौन वाचन का महत्व, तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं कि इनका क्या महत्व है। तो देखते हैं। मौन वाचन में थकान कम होती है क्योंकि इसमें बाह्य यंत्रों पर जोर नहीं पड़ता। मौन वाचन में नेत्र तथा मस्तिष्क सक्रिय रहते हैं। देखिए इसमें ज़्यादा थकान नहीं होती क्योंकि ये मन में पढ़ते हैं, हमारी एनर्जी कम वेस्ट होती है और इसमें हमारी आँखें और मस्तिष्क सक्रिय रहते हैं। मौन वाचन के समय पाठक एकाग्रचित होकर ध्यान केंद्रित कर पढ़ता है। मौन वाचन अवकाश का सदुपयोग करता है। मौन वाचन में समय की बचत होती है। श्रीमती ग्रे एवं रीस के एक परीक्षण द्वारा यह पता चलता है कि कक्षा 6 के बालक 1 मिनट में सस्वर वाचन में 120
शब्द बोलते हैं और मौन वाचन में इतने समय में 210 शब्द बोलते हैं। देखिए ये शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है कि किसके द्वारा, ये किसके परीक्षण से पता चलता है कि मौन वाचन में बच्चे 210 शब्द बोलते हैं और सस्वर वाचन में 170। तो ये है श्रीमती ग्रे एवं रीस के परीक्षण द्वारा यह पता चलता है कि कक्षा 6 के बालक, याद रखिएगा, कक्षा 6 के बालक सस्वर 1 मिनट में सस्वर वाचन में 170 शब्द बोलते हैं और मौन वाचन में 210 शब्द बोलते हैं, श्रीमती ग्रे एवं रीस के परीक्षण में, ध्यान रखिएगा ये। और ये कक्षा 6 के बालक हैं, ठीक है। आगे है मौन वाचन कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में सहायक है, चिंतन करने में मौन वाचन सहायक है, स्वाध्याय की रुचि जागृत करने में मौन वाचन सहायक है, गहन अध्ययन ब्लर हो जाता है, पता नहीं क्यों। 1 मिनट, इस साइड में क्या लिखा हुआ है, पता नहीं कैमरा कैसे बंद हो गया था। चलिए कोई दिक्कत नहीं, दोबारा से वो लाइन पढ़ लेते हैं। कहाँ पे थे हम? ब्लर क्यों हो जाता है ये पता नहीं। 1 मिनट स्टूडेंट, ये बहुत ब्लर होता है तो पता नहीं, अभी रुक के मैं पढ़ती हूँ, थोड़ा सा सही हो जाए जरा कैमरा, फिर बताती हूँ आपको। हाँ अब सही हो गया, बताती हूँ। स्वाध्याय की रुचि जागृत करने में मौन वाचन सहायक है, गहन अध्ययन वही व्यक्ति कर सकता है जैसे मौन वाचन का अभ्यास हो, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया होगा। मौन वाचन के उद्देश्य, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि मौन वाचन के क्या उद्देश्य हैं। पठित सामग्री के केंद्रीय भाव को समझना, जो हमने पढ़ा है उसके भाव को समझना कि इसके बारे में, ये किसके बारे में दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इसका अर्थ क्या है, ठीक है। अनावश्यक स्थलों को छोड़ते हुए मूल तथ्यों का चयन करना, पठित सामग्री का निष्कर्ष निकालना, पठित सामग्री पर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दे सकना, भाषा एवं भाव संबंधी कठिनाइयां सामने रख सकना, शब्दों का लक्ष्यार्थ या और व्यंग्यार्थ जान लेना, अनुक्रमणिका, परिशिष्ट, पुस्तक सूची आदि के, फिर ब्लर हो गया, 1 मिनट, आदि के प्रयोग की योग्यता प्राप्त कर लेना, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, विच्छेद द्वारा शब्द का अर्थ जान लेना। ये थे इसके मौन वाचन के उद्देश्य। इसमें से आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, तो आप लोग देख लीजिएगा। आगे देखते हैं मौन वाचन के भेद। मौन वाचन के 2 भेद हैं, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है कि कौन कौन से भेद हैं और कितने भेद हैं। तो मौन वाचन के 2 भेद हैं, पहला है गंभीर वाचन और दूसरा है द्रुत वाचन। गंभीर वाचन क्या है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है कि गंभीर वाचन में क्या आता है। भाषा पर अधिकार करना, विषय वस्तु पर अधिकार करना, नवीन सूचना एकत्र करना, केंद्रीय भाव की खोज करना। और दूसरा है मौन वाचन का दूसरा भेद है द्रुत वाचन। तो इसका क्या है, सीखी हुई भाषा का अभ्यास करना, साहित्य से परिचय प्राप्त करना, आनंद प्राप्त करना, खाली समय का सदुपयोग, द्रुत वाचन के माध्यम से सूचनाएं एकत्र करना। ये थे हमारे मौन वाचन के भेद, जो कि 2 थे, और गंभीर वाचन और द्रुत वाचन, ठीक है। आगे है मौखिक अभिव्यक्ति कौशल, यानी कि मौखिक क्या होता है, ओरल, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। मानव प्रधानता अपनी अनुभूतियों एवं मनोवेगों की अभिव्यक्ति उच्चारित अथवा मौखिक भाषा में ही करता है। मानव क्या करता है, अपनी अनुभूतियों और मनोवेगों की अभिव्यक्ति कैसे करता है, मौखिक भाषा में। लिख के तो देता नहीं है, हमेशा बोल के ही तो करता है। लिखित भाषा तो गौण तथा उसकी प्रतिनिधि मात्र है, क्योंकि भावों की अभिव्यक्ति का साधन साधारणतः उच्चारित भाषा ही होती है। भावों के आदान प्रदान का एक ही साधन है, भाव या वाणी। भावों के आदान प्रदान का क्या साधन है, एक ही भाव है और वाणी है। आधुनिक जनतांत्रिक युग में जीवन की सफलता के लिए मौखिक भाव प्रकाशन या वाणी उतना ही आवश्यक है जितना अनिवार्य है, जितना कि स्वयं हमारा जीवन, ठीक है। ये क्या है, आधुनिक जनतांत्रिक युग में जीवन की सफलता के लिए मौखिक भाव
प्रकाशन और या वाणी उतनी ही आवश्यक है जितना कि हमारा जीवन। इससे जीवन की तुलना की गई है। मौखिक भाव प्रकाशन या वाणी की तुलना किससे की गई है? जीवन से। ये शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है, आप इसे देख लीजिएगा। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में व्यक्ति को प्रतिपल मौखिक आत्मा अभिव्यक्ति की शरण लेनी पड़ती है। ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा। अब इसे सोच रही हूँ कि कल कराऊँ, क्योंकि काफ़ी लंबा टॉपिक हो जाता है, फिर दिक्कत आती है मुझे भी अपलोड करने में और आप लोग को भी समझने में आती होगी। तो सोच रही हूँ लाइए ये थोड़ा सा और करा देती हूँ। मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व। मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। कौन कौन सा इसका महत्व है देखते हैं। मौखिक भाषा की ही अभिव्यक्ति का सहज व सरलतम माध्यम है। भाषा की शिक्षा मौखिक भाषा से प्रारंभ होती है। मौखिक अभिव्यक्ति के अनुकरण और अभ्यास के अवसर बराबर मिलते रहते हैं। मौखिक भाषा के प्रयोग में कुशल व्यक्ति अपनी वाणी से जादू जगा सकता है। लोकप्रिय नेताओं के भाषण इसी बात का प्रमाण है। मौखिक भाषा के द्वारा विचारों के आदान प्रदान से नई नई जानकारियां मिलती हैं। अशिक्षित व्यक्ति बोलचाल के द्वारा ही ज्ञान अर्जित करता है। रोजमर्रा के कार्यकलापों में मौखिक भाषा प्रयुक्त होती है। सामाजिक संबंधों के सुदृढ़ बनाने में एवं सामाजिक जीवन में सामंजस्य स्थापित करने में मौखिक भाषा की प्रमुख भूमिका होती है। ठीक है, ये है मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व। ये अच्छे से याद कर लीजिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे होंगे, आप देख लीजिएगा। आगे देखते हैं। मौखिक भाव प्रकाशन शिक्षण के उद्देश्य। ये किसके उद्देश्य हैं याद रखिएगा। मौखिक भाव प्रकाशन शिक्षण के उद्देश्य देखते हैं। बालकों का उच्चारण शुद्ध एवं परिमार्जित हो। छात्रों को शुद्ध उच्चारण, उचित स्वर, उचित गति के साथ बोलना सिखाना। छात्रों को निसंकोच होकर अपने विचार व्यक्त करने के योग्य बनाना। छात्रों को व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग करना सिखाना। छात्र सरल एवं मुहावरेदार भाषा का प्रयोग करते हैं। ये उद्देश्य हैं। इसमें कुछ समझाने जैसा है नहीं, आप लोग देख लीजिएगा। कुछ समझ ना आए तो मेरे को बोल दीजिएगा। आगे है बोलने में विराम चिन्हों का ध्यान रखना सिखाना। विषयानुकूल व प्रसंगानुकूल शैली का प्रयोग करना सिखाना। छात्रों में स्वाभाविक ढंग से परस्पर वार्तालाप करने की आदत विकसित करना। छात्रों को धारा प्रभावोत्पादक वाणी में बोलना सिखाना। छात्र क्रमबद्धता बनाए रखेगा, यह वह विषय की योग्यता को अक्षुण्ण बनाएगा। ठीक है, ये सारे थे हमारे मौखिक भाव प्रकाशन शिक्षण के उद्देश्य। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आज का हम टॉपिक यहीं पे रोक देते हैं। आगे हम इसे कंप्लीट करेंगे। ये हमारा शायद कल कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक था। वैसे समझने लायक ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन है बड़ा। कल हम ये देखेंगे मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषताएं। तो इसमें भी ये शॉर्ट बन रहे हैं काफ़ी, तो ये अच्छे से समझाना पड़ेगा ये थोड़ा सा, इसीलिए ये मैं कल कराऊंगी। आप लोग इसे अच्छे से पढ़िए, अच्छे से याद करिए। इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन है उन्हें देखिए, यकीनन इनमें से ज़रूर आते हैं क्वेश्चन। और ध्यान से पढ़िए एक एक चीज़, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगी। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।